नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ से छायावाद हमारा चल रहा था और शायद ये छायावाद का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें छायावाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है भगवती चरण वर्मा से। साथियों, भगवती चरण वर्मा के बारे में बहुत कुछ है। यानी कि भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है जो 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन जरूर पूछा पूछा जाता है भगवती चरण वर्मा का कि भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो है मधुकण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन, चित्रलेखा। ये एक इनका उपन्यास रहा है। तो साथियों, बस इतना ही याद करना है आपको, ज्यादा कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक तो ये याद कर लेना कि भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1961 में। या भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर भगवती चरण वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है मधुकण और प्रेम संगीत और चित्रलेखा। ये इनकी सबसे मुख्य है। तो चित्रलेखा इनका उपन्यास रहा है। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन भी भगवती चरण वर्मा की ही रचनाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं छायावाद में। तीसरे नंबर पर अन्य कवि हैं, ये इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है। रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो है साथियों, जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला और करील। ये याद रखना, मतलब मैं इंपोर्टेंट रचनाएं आपको बता रहा हूँ और इनको ही पूछा जाता है, इसलिए इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं बता रहा हूँ। क्या क्या है? मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला और करील, ये किसके? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में किसके? मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यह है नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी ने क्या लिखा है? सूल फूल, कर्ण फूल और एक लिखा है पलाशवन। ये इनकी रचना है। सूल फूल, कर्ण फूल और पलाशवन किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की। पलाशवन को बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना साथियों। चले अब छायावाद में दूसरी जो आधार जिनका है, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है देखिए। छायावादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वातंत्र्य भावना एवं राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जिन कविताओं में राष्ट्रीयता की बात की गई है, उन सभी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं के नाम से जाना जाता है। अब इस राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा में कौन कौन से राइटर आते हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। साथियों, ये छायावाद में अलग अलग जो काव्यधाराएं हुई उनके कवि हैं, न कि छायावाद के। ठीक है, तो उनके कवि हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव और महेश चंद्र प्रकार प्रसाद। तो ये कवि जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रहे छायावाद के अंतर्गत। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। माखनलाल त्रिवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव और लास्ट है महेश चंद्र प्रसाद। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवि रहे छायावाद में। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वह बाबई है, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है और इनका सब कुछ याद करना है आपको। इनकी सबसे मुख्य प्रमुख रचनाएं रही है हिम किरीटनी जो 1943 में प्रकाशित हुई, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, समर्पण 1956 में, युग चरण 1956 में, वेणुलोक गूंजे धरा 1960, पुष्प की अभिलाषा, सखी वे मुझसे कहकर जाके, साहित्य देवता, मरण ज्वार 1963 में प्रकाशित हुई। इनमें इंपोर्टेंट है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, पुष्प के अभिलाषा और साहित्य देवता, ये इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। इनके बारे में इन रचनाओं को आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसकी रचनाएं हैं। साथियों, यहां से लेकर के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रचना को क्रम से भी याद रखना बहुत जरूरी है।
तो हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, माता समर्पण, युग चरण, वेणुलोक गूंजे धरा, वेणुलोक गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा, सखी व मुझसे कहकर जाते, साहित्य देवता और मरण जोर। ये सारी की सारी रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रही है। प्लीज आपको ये माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म भी याद रखना है, 1889 में इनका जन्म हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी भी आप जान लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये चीज भी आपको याद रखनी है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, इनके द्वारा प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक तीनों पत्रों का संपादन भी किया। कौन कौन से पत्र इनका संपादन किए? प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। आगे है, कर्मवीर पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिम तरंगिणी रचना के लिए इनको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जो आपको याद रखना है। यानी कि जो क्या नाम है इनका, इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, सॉरी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है, हिम तरंगिणी रचना को इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है साथियों, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो हिम तरंगिणी के लिए प्राप्त हुआ, और ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। कब मिला? 1955 में। किसके लिए मिला? हिम तरंगिणी के लिए। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। इनका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित किया गया है। और कृष्णा अर्जुन युद्ध इनका प्रसिद्ध क्या रहा है? नाटक रहा है मित्रों। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूता जाऊं, पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसकी पंक्ति है? माखनलाल चतुर्वेदी की। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूता जाऊं। अगले राइटर आते हैं साथियों इसी क्रम में, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में हुआ। इनका जन्म जो है सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी साहित्य में ये अनल कवि के नाम से विख्यात हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर है वो अनल कवि के नाम से विख्यात है साथियों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं में प्रबंध काव्य जो महाकाव्य रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र, प्रणभंग और रश्मिरथी, ये इनके रामधारी सिंह दिनकर के बहुत तगड़े काव्य रहे हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रणभंग भी इनका ही महाकाव्य या प्रबंध काव्य रहा है। गीति नाट्य में किसको लिया जाता है? उर्वशी को, जो एक खंड काव्य है। और गीति नाट्य और भी हैं इनके, तो चलिए देखिए, बहुत सारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, हाहाकार, यशोधरा, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, दिल्ली, संस्कृति के 4 अध्याय, सीपी और शंख, ये सारे के सारे, पट, वट पीपल, वट पीपल, ये सारे के सारे इनके जो है काव्य रहे हैं मित्रों। तो ये गीति नाट्य हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं उनको भी देख लीजिए। चलिए, उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। किसके लिए? उर्वशी के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों। आगे है, इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी माना जाता है। इनका जो कुरुक्षेत्र जो है महाकाव्य, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया। ये महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित है। क्या? कुरुक्षेत्र। आगे है, इनको द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर से द्वितीय याद हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने दिनकर को युग चारण कहा है। क्या कहा है? युग चारण। इनका इतिहास ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय इनका एक इतिहास ग्रंथ रहा है। अब रामधारी सिंह दिनकर का मित्रों जो है निबंध कौन कौन से रहे हैं? अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्र भावना और राष्ट्रीय एकता, पंत प्रसाद और निराला। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पंत प्रसाद निराला किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना रही है मित्रों। चलिए देखिए आगे,
प्रणभंग दिनकर की प्रथम कृति है, 1929 में प्रकाशित हुई थी। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की पहली कृति रही है जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर को साहित्य जगत में ख्याति रेणुका से प्राप्त हुई थी। बापू शीर्ष काव्य संग्रह में महात्मा गांधी का जीवन वर्णन किया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा में 1962 के चीन युद्ध में भारत के पराजय के उपरांत पंडित नेहरू की पंचशील नीति का विरोध किया गया है। कौन से में? परशुराम की प्रतीक्षा में 1962 में चीन युद्ध हुआ, उसमें भारत के पराजय के उपरांत पंडित नेहरू की जो पंचशील नीति है उसका विरोध इसमें परशुराम की प्रतीक्षा में किया गया है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। रश्मिरथी दानवीर कर्ण के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। रश्मिरथी किस पर आधारित है? दानवीर कर्ण के जीवन पर आधारित है। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। ये बहुत फेमस पंक्तियां पूछी जाती है। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये पंक्ति भी बहुत इनकी इंपॉर्टेंट रही है। आगे बात करेंगे साथियों बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं रही हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई, जन्म के और विप्लव गायन की। ये बाल कृष्ण शर्मा की प्रमुख रचनाएं रही है। साथियों रचनाएं बार बार पढ़ने से याद होती, एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होगी। प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई, जन्म के, विप्लव गायन। साथियों ये सारे नोट्स जिसको भी मंगाने हैं वो मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकता है या वहां से मुझे मैसेज कर सकता है। और इन नोट्स की जो कीमत है वो 800 रुपये रही रखी है साथियों मैंने, ज्यादा कोई कीमत नहीं है, केवल जेरोक्स के पैसे हैं। आप लोग इन नोट्स को मंगवा सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से आप लोग मेरे नंबर पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज देना। ठीक है साथियों, ज्यादा कोई कीमत नहीं है, 2 रजिस्टर आप लोगों की आएंगे, करीबन 300 से 350 पेज रहेंगे साथियों। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, प्लीज अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए बाल कृष्ण शर्मा की नवीन की जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी रचनाएं हैं। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप मंगवा सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। देखिएगा कुमकुम इनका पहला काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। क्योंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट में जो मैं आपको बता देता हूँ, अमविस्पाई, जन्म के और कुमकुम, ये रचना इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रही है। चलिए कुमकुम इनका पहला काव्य संग्रह है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अपनी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को विस्पाई और अनिकेतन कहकर पुकारा है। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ ये माने जाते हैं और इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। साथ ही इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। आगे अगली जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका जन्म भी प्लीज आप याद कर लीजिए, 1904 में इनका जन्म हुआ, 1948 में मृत्यु हुई। जन्म ही याद करना है बस, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मुख्य रचना पूछी जाती है वो कौन कौन सी पूछी जाती है? मुकुल इनकी रचना रही है और त्रिधारा भी इनकी रचना है। लेकिन जो प्रसिद्ध कविताएं वो है झांसी की रानी, सुप्रसिद्ध कविता है, जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति। तो झांसी की रानी इनकी पूछ ली जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। त्रिधारा भी पूछी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको राष्ट्रीयता और मानवता के उदात्त और कोमल स्वरों की झंकृत करने वाली कवयित्री कहा है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष के अल्प आयु में भी नीम नामक लिख दी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता थी वो 9 वर्ष में इन्होंने सबसे पहले लिखी और वो उस कविता का नाम था नीम। क्या नाम था उसका? नीम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगले राइटर आते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जो है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के ये अनुज रहे हैं, छोटे भाई रहे हैं। और सियाराम शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सियाराम शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं वो है मौर्य विजय, ये प्रबंध काव्य है। एक है अनाथ, 1917 में प्रबंध काव्य है। और दुर्वादल 1924 में ये लिखा है इन्होंने। अगला है विषाद, फिर है आद्रा, आत्म उत्सर्ग और फिर है नकुल,
और ये भी प्रबंध काव्य है। तो सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के अनुज रहे हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, दुर्वादल पूछ ली जाती है मित्रों, ठीक है। विषाद, आद्रा, आत्म उत्सर्ग। तो मौर्य विजय इनका प्रबंध काव्य है, और अनाथ भी प्रबंध काव्य है, और नकुल भी इनका प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो दुर्वादल भी पूछ लिया जाता है, मौर्य विजय पूछा जाता है, आद्रा पूछा जाता है। तो ये तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सियाराम शरण गुप्त के आपको इनको ध्यान रखना है। इनके बारे में एक बात ध्यान रखिए कि जो नकुल है महाभारत के वन पर्व पर आधारित एक खंड काव्य है। आत्म उत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा दी गई है साथियों। अगले राइटर है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की दोनों ही रचनाएं आपको याद रखनी है। डायरेक्ट पूछी जाती है हल्दी घाटी किसकी रचना है, जौहर किसकी रचना है, तो ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। हल्दी घाटी और जौहर किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो मित्रों ये हमारा छायावाद, जो छायावाद में जो पूछा जाता है वो मैंने आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से आज कंप्लीट करा दिया है साथियों। पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स जिसको भी मंगवाने हैं वो मंगवा सकता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स की जो कीमत है साथियों वो 800 रुपये रखी है। और मित्रों मैं आपको बता दूं 8000 क्वेश्चन, 8000 क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के, उनकी कीमत भी 800 ही रखी है। तो इन दोनों को आप मंगा सकते हो। टोटल ये 1600 रुपये होते हैं, डाक खर्च सहित, खर्च सहित है साथियों। अब मित्रों देखो ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, बाकी अगर आपको पढ़ना है, आपको चाहते हो कि मैं यहीं से पढ़ के और लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों, sorry, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई चाहता है कि यार मेरा टाइम बचे, ये वो सारी बातें अगर वो चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं है। 8000 कृष्णों का भी 800 रुपये है, और ये जो नोट्स हिंदी साहित्य के टोटल नोट्स जो हैं उनके भी आप लोगों को 800 रुपये ही पे करने हैं साथियों, डाक खर्च। तो दो रजिस्टर हैं बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे, और ऐसे ही लिखे हुए सारे यही नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनके ही नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, जेरोक्स होके आएगी साथियों। आप खुद भी जानते हो कम से कम एक पेज की जेरोक्स के 2 रुपए तो लगते हैं, यानी कि एक वन साइड 1 रुपए से कम तो कहीं होती ही नहीं है। तो 2 रुपए की जेरोक्स तो होनी ही है मित्रों। तो इस तरह से साथियों लगभग जो है ये 800 रुपए के आसपास बैठ जाता है। मुझे इसमें कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, बस ये सेवा है आप लोगों के लिए। तो आप ले सकते हो मित्रों कहीं से भी। हिंदी साहित्य का इतिहास जहां भी जिस भी कंपटीशन में आता है सभी जगह, चाहे डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी हो, चाहे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, या फिर यूपी में एलटी ग्रेड हो, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड हो, पीजीटी टीजीटी हो, साथियों पूरे इंडिया में कहीं भी हिंदी का पेपर अगर होता है और हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो ये मैं दावा करता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें काव्य शास्त्र के भी नोट्स इंक्लूड हैं। काव्य शास्त्र के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसे शब्द शक्ति है, रस है, इसके बाद में अलंकार है। तो इन सारी चीजों के नोट्स भी आपको इन 800 में इंक्लूड मिलेंगे साथियों। तो मित्रों जिसको भी लेने हैं वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं है साथियों, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने नोट्स भेजे हैं, और अच्छे नोट्स हैं, आप भी मंगवाइए साथियों, ठीक है। जो पढ़ रहा है मित्रों अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आप सक्सेस होगे, ये मेरा दावा है। इनमें मेहनत है। जो टाइपिंग वाले नोट्स हैं मैं उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, और जो हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं साथियों वो बहुत मेहनत वाले होते हैं। तो आप लोगों को मंगवाना है आप मंगवा सकते हो मित्र। ठीक है साथियों, आज हमने छायावाद को कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले प्रगति या प्रयोगवाद में से कोई हम एक टॉपिक लेंगे मित्रों। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सक्सेस और संघर्ष की स्टोरी लिखते रहिए।